एक आइकॉन का जन्म सिर्फ एक पोर्ट्रेट से बढ़कर। मोनालिसा सिर्फ म्यूजियम की दीवार पर टंगी एक पेंटिंग नहीं है, ये एक कल्चरल फिनोमिनॉन है, एक साइलेंट सेलिब्रिटी जिसकी फेम आर्ट हिस्ट्री से भी आगे है। 5 सदियों से उसकी सटल स्माइल और स्टेडी गेज ने लोगों को कैप्टिवेटेड किया है। एक मॉडेस्ट पोर्ट्रेट को इस प्लैनेट का सबसे रिकॉग्नाइज्ड वर्क ऑफ आर्ट बना दिया। ये ग्लोबल स्टारडम अचानक नहीं आया। आर्टिस्टिक जीनियस, हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंस और सबसे ड्रामेटिक एक सेंसेशनल क्राइम, इन सब के मिश्रण ने उसे लेजेंड बनाया। ह्यूमन एनाटॉमी, जियोलॉजी और लाइट के नेचर। पेंटिंग एक व्यक्ति की लाइकनेस से ज्यादा ह्यूमन सोल की तलाश है। एक पॉपुलर वुड पैनल पर फ्लीटिंग इफेमेरल क्वालिटी कैप्चर करने की कोशिश। ये क्वाइट मास्टरपीस सदियों तक रिलेटिव ऑब्सक्योरिटी में रही। पहले फ्रेंच किंग्स के कलेक्शन में, बाद में लूव्र के वास्ट हॉल्स में। 1900 के शुरुआती विजिटर्स अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते थे। उनका ध्यान बड़े ड्रामेटिक कैनवसेस पर जाता। मोनालिसा रिस्पेक्टेड थी, पर अभी फेमस नहीं। दुनिया को पता नहीं था कि वह क्या मिस कर रही है। उसकी ड्रामेटिक एब्सेंस ने उसकी प्रेजेंस की कदर सिखाई। फिर 1911 की गर्मियों में सब बदल गया। लूव्र की दीवार पर खाली जगह, 4 लोहे के हुक्स दिखाई देते हैं। उसका गायब होना इंटरनेशनल सेंसेशन बन गया। एक अनप्रेसिडेंटेड आर्ट क्राइम जिसने पब्लिक इमेजिनेशन को जकड़ लिया। दुनिया भर के अखबारों ने मिसिंग मास्टरपीस के बारे में हेडलाइंस चलाई। पहली बार उसकी इमेज फ्रंट पेजेस पर आई। चोरी ने मोनालिसा को आर्ट से न्यूज स्टोरी बना दिया। द वुमन इन द फ्रेम, ला जियोकोंडा की पहचान को उजागर करना। सदियों से पेंटिंग के चारों ओर एक केंद्रीय सवाल घूमता रहा है, वह कौन है? सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत ऐतिहासिक दस्तावेजों द्वारा समर्थित सिटर को लिसा घेरार्डिनी के रूप में पहचानता है, जो फ्लोरेंटाइन रेशम व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी थी। यह कमीशन शायद उनके दूसरे बेटे के जन्म या एक नए घर की खरीद का जश्न मनाने के लिए था। इटली में पेंटिंग का नाम ला जियोकोंडा, फ्रांस में पेंटिंग का नाम ला जोकोंडे, अर्थ हैप्पी वन, अर्थ प्लेफुल वन। मोनालिसा शीर्षक माडोना लिसा माई लेडी। लिसा ये पहचान हालांकि मजबूत 21वीं सदी की शुरुआत तक दृढ़ता से स्थापित नहीं हुई थी। वैकल्पिक सिद्धांतों का समूह प्रस्तावित किया गया। सिद्धांत 1, वह लियोनार्डो की मां कैटरीना थी। सिद्धांत 2, वह एक कुलीन महिला जैसे इसाबेला ऑफ अरागोन हो सकती है। सिद्धांत 3, वह मेडिसी परिवार की कोई रखैल हो सकती है। सिद्धांत 4, यह लियोनार्डो का नारीकृत आत्मचित्र हो सकता है। यह विचार चेहरे की संरचनाओं की तुलना करके लोकप्रिय हुआ। मोनालिसा बनाम लियोनार्डो के आत्मचित्र समानताएं दिखती हैं। इसके बावजूद लिसा घेरार्डिनी के लिए सबूत सम्मोहक है। मोनालिसा की सबसे ज्यादा चर्चित फीचर बिना किसी शक के उसकी स्माइल है। यह उसके रहस्य का दिल है, एक ऐसा सटल और एम्बिगुअस एक्सप्रेशन जो हमारी आंखों के सामने बदलता हुआ लगता है। क्या वह खुशी से मुस्कुरा रही है या यह उदासी का भाव है? क्या यह शांत है या स्लाई? जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। यह इल्यूसिव क्वालिटी कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि लियोनार्डो द्वारा बनाया गया एक डिलिबरेट और मास्टरफुल इल्यूजन है। उन्होंने सालों, शायद 1 दशक से भी ज्यादा, सिर्फ मुंह के कोनों को परफेक्ट करने में बिताए, अपने एस्फुमाटो टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाने के लिए जो हमेशा बदलने की कगार पर रहता है। मुस्कान कभी पूरी तरह से मौजूद नहीं होती, फिर भी वह कभी पूरी तरह से गायब नहीं होती। मंगलवार 22 अगस्त 1911 ही को कलाकार लुई बेरोड मोनालिसा को स्केच करने के लिए लॉवर के सैलून कार्य में गए, लेकिन उन्हें दीवार पर एक खाली जगह मिली। पहले तो किसी को घबराहट नहीं हुई। यह मान लिया गया कि पेंटिंग को फोटोग्राफी के लिए ले जाया गया होगा, लेकिन दोपहर तक सच्चाई सामने आ गई। मोनालिसा गायब थी। संग्रहालय को सील कर दिया गया और 39 एकड़ के महल की एक फ्रैंटिक सप्ताह भर की खोज शुरू हो गई। पेंटिंग कहीं नहीं मिली। यह खबर एक अंतरराष्ट्रीय स्कैंडल में बदल गई। पहली बार मोनालिसा की इमेज पेरिस से न्यूयॉर्क तक के अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी। चोरी से पहले वह एक कला जगत का ट्रेजर थी। रातों रात उसके गायब होने ने उसे एक ग्लोबल सेलिब्रिटी बना दिया। जांच एक मीडिया सर्कस थी।
फ्रेंच पुलिस उलझन में थी और अनगिनत डेड एंड्स का पीछा किया। एक अजीब मोड में उन्होंने अवांट गार्ड कवि गुइलियम अपोलिनेयर को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने बदले में अपने दोस्त युवा चित्रकार पाब्लो पिकासो को फंसाया। मोनालिसा की लॉवर में वापसी ने अनप्रेसिडेंटेड फेम के एक नए युग की शुरुआत की, लेकिन इस सेलिब्रिटी के साथ सिग्निफिकेंट रिस्क्स भी आए। जैसे जैसे उसकी इमेज यूबिक्विटस हुई, वह अटेंशन सीकर्स और स्टेटमेंट मेकर्स के लिए टारगेट बन गई। 1956 में पहली गंभीर थ्रेट्स आईं। एक आदमी ने पेंटिंग पर एसिड फेंका, निचला हिस्सा डैमेज्ड हुआ और सालों की रेस्टोरेशन लगी। इस हमले ने एक परमानेंट, हालांकि अब लगभग इनविजिबल स्कार छोड़ दिया। उसी साल बाद में उगा उंगाजा विलेगास ने पत्थर फेंका। पत्थर ने प्रोटेक्टिव ग्लास को तोड़ दिया और सब्जेक्ट की बाईं कोहनी के पास पिगमेंट का एक स्पेक तोड़ दिया। हालांकि नुकसान माइनर था, एक ही साल में हुए 2 हमलों ने लॉवर के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया। कैजुअल व्यूइंग का युग खत्म हो गया था, हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्शन का युग शुरू हो गया था। लॉवर ने बुलेट प्रूफ, क्लाइमेट कंट्रोल्ड ग्लास के पीछे मोनालिसा को रखने का निर्णय लिया। यह प्रोटेक्टिव बैरियर पेंटिंग को फिजिकल अटैक्स से बचाता है और एक स्टेबल एनवायरनमेंट भी बनाए रखता है, तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करता है। आखिरकार मोनालिसा की कहानी परफेक्ट कन्वर्जेंस की कहानी है। यह एक पियरलेस आर्टिस्ट की कहानी है जो अपनी शक्तियों की ऊंचाई पर था। एक सब्जेक्ट जिसकी पहचान इतनी झांत है कि वह रियल लगती है, लेकिन इतनी अस्पष्ट है कि वह यूनिवर्सल है। और एक इतिहास जो एक ऐसे क्राइम से पंक्चुएटेड है जिसने एक पेंटिंग को एक ग्लोबल न्यूज इवेंट में बदल दिया। लियोनार्डो दा विंची के अंतिम ब्रश स्ट्रोक के 500 साल बाद भी हम कैप्टिवेटेड हैं। हम घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं, एक भीड़ भरे कमरे में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सब कुछ कांच की कई परतों के पीछे एक छोटी सी पोर्ट्रेट की फ्लीटिंग ग्लिम्स के लिए। हम सिर्फ उसकी सुंदरता से ही नहीं, बल्कि सदियों से जमा हुए अर्थ और रहस्य की परतों से भी आकर्षित होते हैं। पेंटिंग की फेम अब एक सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल है। लोग इसे देखने आते हैं क्योंकि ये फेमस है, और इसकी फेम बढ़ती है क्योंकि इतने सारे लोग इसे देखने आते हैं। खैर, हाँ, इसीलिए हम देखते रहते हैं।